नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। ओणम के बारे में दिया है। ओणम केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। यह केरल में तब सेलिब्रेट किया जाता है जब मलयालम कैलेंडर के अनुसार केरल का पहला महीना स्टार्ट होता है, यानी अगस्त के लास्ट में या सितंबर के स्टार्टिंग में, या तो लास्ट अगस्त में या तो सितंबर के स्टार्टिंग में केरल का पहला महीना स्टार्ट होता है मलयालम कैलेंडर के अनुसार। तो उसे ओणम से फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है केरल के अंतर्गत। प्लस उसके बाद राइस हार्वेस्टिंग सीजन भी चलती है। राइस हार्वेस्टिंग मतलब कि धान की कटाई भी उस समय होती है, उसको सेलिब्रेट करते हैं ओणम के रूप में। प्लस उसके पीछे एक कहानी भी है जिसे मैथोलॉजिकल कहानी बोलते हैं। राजा महाबली केरल के एक बुद्धिमान शासक और अपने समृद्ध समतावादी शासन के लिए प्रसिद्ध थे। महाबली की जो लोकप्रियता थी वो काफ़ी बढ़ रही थी। इससे चिंतित होकर भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण के रूप में उनकी विनम्रता का परीक्षण करने के लिए धरती पर आए। अपनी अपार उदारता के बावजूद वामन ने पृथ्वी और स्वर्ग को घेर लिया था। इससे महाबली को अपना सिर निस्वार्थ रूप से अर्पित करना पड़ा। महाबली की भक्ति से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपने राज्य की वार्षिक यात्रा की अनुमति दी, जिसे ओणम के रूप में मनाया जाता है। ये मैथोलॉजिकल कहानी है कि मतलब कि इन्हें भगवान विष्णु के आदेश पर कहा गया कि आप अपने राज्य का दौरा कीजिए, तो फिर ये अपने राज्य का दौरा किए, उसी को ओणम फेस्टिवल के रूप में वहाँ पर मनाया जाता है। प्लस राइस हार्वेस्टिंग सीजन भी है और उसके साथ साथ केरल का जो मलयालम कैलेंडर है उसके अनुसार पहला महीना भी है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। ये 10 दिनों तक चलता है लगातार। जो ओणम फेस्टिवल है केरल के अंतर्गत, ये 10 दिनों तक लगातार चलता है। उसके साथ साथ ओणम के सीजन में ही कुछ डांस होते हैं डांस फॉर्म में, जो केरल में से वहाँ परफॉर्म किए जाते हैं, जिसका नाम है पुलिकली है, कथकली है, मोहिनी अट्टम। जिसमें कथकली मोहिनी अट्टम ये भारत का जो 8 क्लासिकल डांस है उसमें से 2 ये भी है जो केरला के अंदर परफॉर्म्स किए जाते हैं। एक कथकली है, एक मोहिनी अट्टम है। और भी सारे लोक डांस है जो केरला में फोक डांस किए जाते हैं। कुटियाट्टम है, थिरुवथिरकली है, प्लस उसके बाद चकयार कुत्थू है, प्लस उसके बाद ओटाम थू लाल है। ये सब डांस फॉर्म किए जाते हैं। अगर इसके बारे में थोड़ा डिटेल के बारे में बात किए तो स्टेट्स ऑफ फोक आर्ट ड्यूरिंग ओणम, ओणम के समय जो फुक्कली है इस डांस को परफॉर्म्स किया जाता है। इसमें सेल्फ पेंटिंग भी इन्वॉल्व है। सेल्फ पेंटिंग मतलब कि अपने आप को लोग पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग करने के बाद इस तरीके से पेंटिंग करते हैं कि वो टाइगर जैसा दिखते हैं। और कुछ लोग और भी पेंटिंग करते हैं जो हंटर जैसा दिखते हैं। हंटर मतलब शिकारी की तरह दिखते हैं, शिकारी की तरह दिखते हैं। इसे इंट्रोड्यूस किसने किया था? इसको इंट्रोड्यूस किए थे महाराजा रामा वर्मा साकेतान थम्पुरम ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, इस डांस फॉर्म को, जिसका नाम है पुलिकलीस। डांस फॉर्म याद रखिएगा, डांस फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछे भी हैं। और जो कथकली है क्लासिकल डांस है भारत का और केरला के अंदर परफॉर्म्स किया जाता है। स्टाइल्स एंड ड्रामेटिक डांस, ये ड्रामेटिक डांस है, ओणम के समय ही किया जाता है। मोहिनी अट्टम है, एक ग्रेसफुल एंड लिरिकल डांस है। इसमें मोहिनी, भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में डांस करते हैं, उस चीज़ पे इसे परफॉर्म किया जाता है ओणम के समय। कुटियाट्टम है, ये यूनेस्को इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा भी इसे दिया गया। इसे यूनेस्को का जो सांस्कृतिक हेरिटेज है उसमें जो इंटेंजिबल है उसका दर्जा इसे दिया गया है कुटियाट्टम को। इसे भी परफॉर्म्स किया जाता है ओणम के समय में। थिरुथिकली है, ये भी ट्रेडिशनल ग्रुप डांस है जिसे सेलिब्रेट किया जाता है वुमेनहुड, यानी कि महिलाओं ही द्वारा इसे डांस परफॉर्म्स किया जाता है। ये पर चकयार कुत्थू, ये भी केरल में किया जाता है। प्लस उसके बाद ओटम थोलाल है, ये भी किया जाता है। ध्यान रखिएगा इसका संबंध। नेक्स्ट बढ़ेंगे। लीगो इंडिया भारत के चंद्रयान और आदित्य एल1 मिशन के बाद अगला मोर्चा है। भारत का अगला जो फ्रंट है वो कहाँ है? लीगो इंडिया को परफॉर्म्स करने का है। भारत अभी हाल ही में चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक लैंड किया है। कहाँ पर? चंद्रमा के साउथ पोल पर। आदित्य एल1 मिशन को भी भारत ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है। तो अब भारत आ गया है किस पर? लीगो इंडिया पर। लीगो इंडिया है क्या? यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए ये फिगर है। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। यह एक ऑब्जर्वेटरी है। दुनिया की जो तीसरी ऑब्जर्वेटरी है, वेधशाला है, ये खगोलीय वेधशाला, अगर हिंदी में बात करें तो ये खगोलीय वेधशाला है जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए इसे इस्टेब्लिश किया जा रहा है। 2 तो इसमें यूएस में किए जा चुके हैं। यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स,
यानी अमेरिका में 2 है। जो तीसरी ऑब्जर्वेटरी है वो इंडिया में स्थापित किया जा रहा है, इंडिया में महाराष्ट्र के अंदर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए यल आकार का ये दिख रहा है जो फिगर्स, ये लिगो इंडिया ऑब्जर्वेटरी है। इसका काम यही है कि जो गुरुत्वाकर्षण तरंग है उसका पता लगाना और उसके साथ साथ उसका अध्ययन भी करना। अध्ययन करने के बाद ब्रह्मांड के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक नया निरीक्षण विधि भी प्रोवाइड्स कराता है। वहीं गुरुत्वीय तरंगों के बारे में बात करें तो गुरुत्वीय तरंग या गुरुत्वाकर्षण तरंगे होती क्या है उसके बारे में बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगे अंतरिक्ष और समय के बीच जो ताना बाना होता है वो तरंग होते हैं। समय के बीच ताना बाना वाली तरंग होती है जो प्रकाश की गति से, जो लाइट की स्पीड से गति करती है। वे ब्लैक होल्स या न्यूट्रॉन तारे, ब्लैक होल्स हो गए या तो फिर जो न्यूट्रॉन तारे हो गए, इसके गति के कारण उत्पन्न होती है। या ये तो मूवमेंट करते हैं, या तो ब्लैक होल्स या स्टार होते हैं, ये एक दूसरे में गति करते हैं तब होते हैं, या तो फिर टकराते हैं, या तो ये दोनों टकराते हैं तब गुरुत्वाकर्षण तरंग होती है तब वो उत्पन्न होती है। ये हो गया गुरुत्वीय तरंगे के बारे में। और लिगो ऑब्जर्वेटरी के बारे में थोड़ा और भी इसके बारे में जानेंगे। गुरुत्वीय तरंगों के पीछे का विज्ञान क्या है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1916 में यानी 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन के समय जो सापेक्षता का उनका सिद्धांत था, उनके अनुसार उन्होंने बताया कि द्रव्यमान वाली कोई भी वस्तु हो अपने चारों तरफ कोई भी द्रव्यमान वाली वस्तु हो अपने चारों तरफ अंतरिक्ष समय को विकृत कर देती है। जो स्पेस टाइम होता है उसे क्या करती है, विकृत कर देती है। जब 2 विशाल वस्तुएं एक दूसरे की परिक्रमा करती है, जब 2 विशाल वस्तुएं एक दूसरे के क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं या टकराती हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो वो अंतरिक्ष समय में यानी कि जो स्पेस टाइम होता है उसमें कुछ लहरें उत्पन्न करते हैं, उसमें कुछ वेव यानी लहरें उत्पन्न करते हैं। तो इन लहरों को ही बोलते हैं गुरुत्वीय तरंगे, जो लाइट स्पीड यानी कि प्रकाश की गति से यात्रा करती है। लिगो का उपयोग क्यों किया जा रहा है। गुरुत्वाकर्षण तरंगे बेहद कमजोर होती है और उनका पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। आइंस्टीन के इस सिद्धांत द्वारा की गई भविष्यवाणी को जानने के लिए 1 सदी बाद उन्हें पहली बार 2015 में, ध्यान रखिएगा, उसे पहली बार, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की तरंगे क्या होती, बेहद कमजोर होती है, उसका पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। ये किसके द्वारा भविष्यवाणी की गई थी, आइंस्टीन के द्वारा। तो उस पहली बार क्या हुआ, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल जो वेव ऑब्जर्वेटरी है इसके द्वारा इसका सीधे पता लगाया गया है। तो इसके बारे में और भी क्या रहस्य है, इसके बारे में जो भी जानकारी मिलेगी बताता रहूँगा। इसके बारे में और भी जानते हैं। लिगो इंडिया, ये भारत के महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है हिंगोली डिस्ट्रिक्ट। हिंगोली जिले में महाराष्ट्र में इस्टॉब्लिश इसे किया गया है। उम्मीद है कि 2030 तक, यह टारगेट रखा गया है, लक्ष्य कि 2030 तक ये काम करना शुरू कर देगी। अभी ये फॉर्मेशन में, मतलब कि इसका निर्माण चल रहा है, और फिर उसके बाद 2030 तक ये पूरी तरीके से काम करना शुरू कर देगी। इसे विकसित किसके द्वारा किया जा रहा है, भारत का जो डिपार्टमेंट है इसका नाम है एटॉमिक एनर्जी, और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एटॉमिक एनर्जी, 2 डिपार्टमेंट तो भारत का है। एक यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन है, एक अमेरिका का फाउंडेशन है जिसका नाम है यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन। दोनों के द्वारा एमओयू साइन हुआ था। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था दोनों के बीच, इसे डेवलप करने के लिए। यह एल आकार का है। इसके 2 लेंथ की बात करें तो 4-4 किलोमीटर से, यहाँ पर देखिए 4-4 किलोमीटर जो एल आकार का उसका साइड है उसकी लंबाई है। पर्पज यही है कि स्टडी ग्रेविटेशनल वेव्स, मतलब गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना और उसके बारे में और भी खोज करना। इंडिया में यह तीसरी है। लिगो इंडिया जो ऑब्जर्वेटरी है इंडिया में तीसरा विकसित किया जा रहा है वर्ल्ड में। अब फिर पूरे विश्व में सबसे पहला जो ऑब्जर्वेटरी यानी कि खगोल वेधशाला स्थापित किया गया था अमेरिका के लुसियाना में जो पहला किया गया था ऑब्जर्वेटरी, और दूसरा कहाँ था, वाशिंगटन, ये भी अमेरिका में ही है, और तीसरा भारत में है लिगो इंडिया। चौथा संभावना है कि जापान में किया जाएगा। जापान का जो कागरा है वहाँ पर इस्टाब्लिश किया जाएगी चौथी ऑब्जर्वेटरी, तीसरी इंडिया में है, इतना ध्यान रखिएगा। इसमें 2 एंटोफेरोमीटर्स है जो 4 किलोमीटर्स के हैं, दोनों 4 किलोमीटर्स के यल बैंड में, देखिए यहाँ पर से 4 किलोमीटर्स के। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशाल ब्लैक होल्स का विलय देखा है। इस अवलोकन का क्या महत्व है। हिग्स बोसोन कण का पता लगाया गया,
गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया गया, वर्म होल माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की संभावना की पुष्टि की गई। इसने वैज्ञानिकों को विलक्षणता को समझने में मदद की। तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी। गुरुत्वाकर्षण का तरंगों का पता चला। कैसे पता चला? क्योंकि ब्लैक होल्स जब आपस में विलय होते हैं या स्टार जो होते हैं आपस में टकराते हैं या तो एक दूसरे के सापेक्ष मूवमेंट यानी गति करते हैं, तब ये गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्पन्न होती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यूके में विशेष सांस्कृतिक गलियारा प्रदर्शनी किया गया। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में G20 शिखर सम्मेलन में एक विशेष संस्कृति गलियारा प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। यहाँ पर देखिए विशेष सांस्कृतिक गलियारा प्रदर्शनी। इसमें होगा क्या? विभिन्न देशों का जो सांस्कृतिक महत्व की चीज़ है उसको उसमें दिखाया जाएगा फिजिकल रूप में। कहाँ पर? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम पर। उसमें भौतिक वस्तुएं जैसे यूके का जो मैग्ना कार्टा है उसकी एक प्रति दिखाई जाएगी। इटली का वेल्डेंसियर अपोलो है वो भी दिखाया जाएगा, कांस्य की प्रतिमा। चाइना की 18वीं सदी की बनी हुई है फहुआ ढक्कन। यहाँ पर देखिए फहुआ लीडेड लार्ज चाइना ढक्कन है, उसे भी वहाँ पर दिखाया जाएगा। भारत का जो पाणिनि का अष्टध्यायी है उसे भी दिखाया जाएगा, प्लस कुंभ मेला को भी वहाँ पर दिखाया जाएगा। कुंभ मेला को भी प्रदर्शनी उस पर दिखाई जाएगी। प्लस जो फ्रांस का मोनालिसा है, जर्मनी का गुटेनबर्ग की बाइबिल है उसे दिखाया जाएगा। ये देखिए बाइबिल है उसे भी दिखाया जाएगा। प्लस मेक्सिको का देवता है कोटिलिक्यू की मूर्ति, उसे भी दिखाया जाएगा मेक्सिको के देवता को। इसका उद्देश्य है G20 के देशों और आमंत्रित लोगों की साझा विरासत का जश्न मनाना और एक बनते हुए संग्रहालय का प्रतिनिधित्व भी करना। ध्यान रखिएगा ये तो फिजिकल रूप में कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में है, लेकिन भारत में अभी 9 से 10 सितंबर के बीच में न्यू दिल्ली में क्या होने वाला है? G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है भारत की अध्यक्षता में। तो यहाँ पर एक डिजिटल संग्रहालय खोला जा रहा है, उसका भी अनावरण किया जाएगा। डिजिटल संग्रहालय का अनावरण किया जाएगा G20 के जब लीडर्स इकट्ठा होंगे उसी समय। तो उसमें क्या होगा? ये जो प्रदर्शनी यूके में है उसको डिजिटल रूप में दिखाई जाएगी। कहाँ पर? इंडिया में। कहाँ पर दिखाई जाएगी? इंडिया में। उस सम्मेलन स्थान पर दिखाया जाएगा जहां भारत का G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसका नाम है भारत मंडप। तो वहां पर दिखाया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। ग्रामोद्योग विकास योजना के बारे में दिया है। ग्रामोद्योग विकास योजना के बारे में दिया है, चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष हाल ही में ग्रामोद्योग विकास योजना के एक पार्ट के रूप में, ध्यान रखिएगा, एक पार्ट के रूप में उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन यहीं पर बन जाएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में कारीगरों का टूल किट्स मशीनरी वितरित की गई। तो पूछा जाएगा कि कुछ जो कारीगरों को टूल किट और मशीनरी वितरित की गई, कहाँ वितरित की गई? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में वितरित की गई। इसमें क्या वितरित किया गया इसके बारे में देखेंगे। 100 कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक दिया गया। 100 कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक और जो 75 यानी 75 चमड़ा कारीगरों को फुटवियर टूल किट दिया गया, जूता बनाने वाला। उसके साथ साथ जो 60 कारीगर थे उसको पेपर मैसी मशीनें दी गई। तो ये याद रखिएगा फैक्ट। आइए जानते हैं ग्रामोद्योग विकास योजना के बारे में। सबसे पहले तो जानेंगे इसे खादी ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत ही इसे लॉन्च किया गया था। इसे मार्च 2020 में इसे लॉन्च किया गया था। जो ग्राम उद्योग विकास योजना है मार्च 2020 में इसे लॉन्च किया गया था। यह सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है कि पूरी तरीके से जो इसमें पैसा लगेगा वो केंद्र सरकार लगाएगी। पूरी तरीके से जो पैसा इसमें लगेगा केंद्र सरकार लगाएगी। तो ये था इसके बारे में। और इसके बाद इंक्लूडेड एक्टिविटीज़, इसके साथ साथ क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होगी उसके बारे में जानेंगे जो ग्रामीण उद्योग से संबंधित है। एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाई जाएगी, मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री लगाई जाएगी, वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के तहत, हैंडमेड पेपर्स बनाए जाएंगे। उसके बाद और भी R&D प्रोडक्ट्स इनोवेशन होगा। कंपोनेंट्स के बारे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड जो प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, मार्केटिंग और पब्लिसिटी भी बढ़ाई जाएगी। सिग्निफिकेंस, इसकी महत्व की बात करते हैं। इसका महत्व यही क्या होगा, जो ग्रामीण लोग हैं उनके जो छोटे छोटे उद्योग लगाए जाएंगे उनके द्वारा जो उनका इनकम है, इनकम लेवल है वो बढ़ेगा। इसका उद्देश्य मेन ये है। उसके साथ साथ जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन के बारे में बात करेंगे। इसे इस्टाब्लिश कब किया गया था, इसे 1956 का जो एक्ट बनाया गया था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन बनाया गया था, उसके तहत इसे इस्टेब्लिश किया गया था। यह एक स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी का मतलब कि संसद के एक कानून द्वारा इसे बनाया गया है, तो यह एक स्टैचुरी बॉडी है। ये था इसके बारे में, ग्रामोद्योग के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। स्टेम सेल थेरेपी के बारे में दिया है, तो इसके बारे में जानेंगे। स्टेम सेल थेरेपी है क्या, इसके बारे में जानेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित 2 बच्चों को उनकी स्थिति के लिए स्टेम सेल थेरेपी से गुजरने की अनुमति दे दी है। तो पहले जानेंगे जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ये होता क्या है। इस जो ऑटिज्म होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, यह एक न्यूरोलॉजिकल और विकासात्मक विकार है जो संचार व्यवहार मतलब कि संचार कम्युनिकेशन करने में, व्यवहार अच्छा रखने में और सीखने की जो क्षमता है उसे काफ़ी प्रभावित करता है। जो सीखने की क्षमता होता है उसे ही इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो इस सारे लक्षणों को ख़त्म करने के लिए व्यक्ति को स्टेम सेल थेरेपी देने के लिए उच्च न्यायालय ने, दोनों बच्चों को स्टेम सेल थेरेपी देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनुमति दे दी है। ये स्टेम सेल के बारे में जानेंगे। स्टेम सेल एक ऐसी कोशिका होती है, जो स्टेम सेल होती है एक ऐसी कोशिका होती है जिसके सहायता से जो शरीर के अंदर अन्य विकृत कोशिका होती है उसका निर्माण आसानी से किया जा सकता है। ये काफ़ी 90 साल से, काफ़ी पुराने समय से इसे परफॉर्म किया जा रहा है। इसमें भी 2 प्रकार की हैं, एक प्यूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं हैं। प्यूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं की क्या खासियत होती है? इसकी खासियत यह है कि इसके द्वारा शरीर के किसी भी अंग का जो कोशिका है खराब हो गई है उसको इसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। और उसके बाद एक वयस्क स्टेम कोशिकाएं होती है, एक वयस्क स्टेम कोशिकाएं होती है जो एक टिश्यू विशिष्ट होती है, यानी उत्तक विशिष्ट होती है। अगर केवल किसी विशेष अंग का निर्माण करना है तो इस स्टेम सेल कोशिका का इस्तेमाल करके किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल करके जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जैसी बीमारी है उसे खत्म किया जा सकता है और अन्य बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। 9 डैश लाइन्स के बारे में जानेंगे, ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में चीन के द्वारा एक मैप जारी किया गया है। चीन के द्वारा एक नया मैप जारी किया। चीन उस अपने नए मैप में भारत का जो अक्साई चीन है, भारत का जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है वो, उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, भारत का एक राज्य है अरुणाचल, पूर्वोत्तर का अरुणाचल प्रदेश, उसको इंक्लूड करके प्लस उसके बाद जो साउथ चाइना सी है, दक्षिण चीन सागर है, उसको भी इंक्लूड करके प्लस ताइवान जो है, ताइवान जो देश है एक, उसे भी इंक्लूड करके चाइना ने एक मैप जारी किया है कि बताया है चाइना ने मैप में कि ये सब सारा एरिया है मेरा है। तो इससे भारत ने भी इसका कड़ा विरोध किया है। भारत के साथ साथ अन्य देश भी विरोध किए हैं। जो अन्य देशों में विरोध करने वाले हैं वो है फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ताइवान सहित दक्षिण पूर्व एशिया के कई सारे देश चाइना के इस 9 डैश लाइन और उसके बाद इस मानचित्र का विरोध किया है। तो 9 डैश लाइन्स को फिगर में देखेंगे और इसके बारे में भी जानेंगे। यहाँ पर देखिए फिगर है, यह है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में चाइना ने एक काल्पनिक रेखा खींचा है। यहाँ पर देखिए एक काल्पनिक रेखा खींचा है चाइना, जिसे बोलता है 9 डैश लाइन। चाइना बोलता है 9 डैश लाइन्स, मतलब इसके बीच का देखो इंक्लूडेड जो ताइवान है इस 9 डैश लाइन्स के अंदर ही आ जाता है। चाइना कहता है कि जो 9 डैश लाइन्स है इसके बीच में जितना भी एरिया है ये सब चाइना का है। चाइना इस पर दावा करता है, इसके 90% हिस्से पर चाइना क्या करता है, इसके 90% हिस्से पर दावा करता है। तो हालांकि जो समुद्र का जो कानून है वो भी चाइना की इस दावा को खारिज करता है, कहता है ये मान्य है। जो अगल बगल की जो कंट्रियां हैं ये इसका लगातार विरोध कर रही थी। तो ये था 9 डैश लाइन के बारे में और चाइना के बारे में। आज की न्यूज़ इतना ही है। अगर मेरी न्यूज़ या जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।